लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जनरेशन देखा था। एसी सप्लाई के लिए साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्यों बनाई जाती है वो देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एसी यानी कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो हमने बनाई थी उसकी एक साइकिल का एनालिसिस हम लोग करके देखेंगे। साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसी बनी थी, ये तो हमने देख लिया था। रोटर का मूवमेंट, प्रोजेक्शन और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से बनी हुई साइनसॉइडल वेवफॉर्म थी। जीरो एक एक्सिस तो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर रोटेशन के साथ में रोटर के घूमने की वजह से हमें वेरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मिलता है। मैंने यहां पर वीएम लिखने की बजाय ईएम लिखा है और कैपिटल वी की जगह स्मॉल ई लिखा है। मैं मेंशन कर देता हूं, एक होता है ईएमएफ और एक होता है वोल्टेज। ये दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ टू पोटेंशियल पॉइंट्स। ये होगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी और वोल्टेज भी। डिफरेंस कहां आता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपका है वो ऑल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वोल्टेज क्या है? अगर आप कांस्टेंट वैल्यूज की बात करो पोटेंशियल्स की, यानी कि फिक्स्ड वैल्यूज की, या फिर डीसी की बात करो, तो उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, उसको आप वोल्टेज बोलते हो। वोल्टेज क्या है? बेसिकली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड पोटेंशियल्स। ऐसे पोटेंशियल जिनका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हो, ऐसे पोटेंशियल जिनका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा हो। तो यानी कि एसी की बात हो रही है, जब एसी की बात होगी तो आप ईएमएफ काउंट करवाओगे। इसके अलावा एक और चीज है, वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, स्मॉल ई क्यों लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज है, ईएमएफ की वेवफॉर्म है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है 0 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियंस दैट इज 90 डिग्रीज, पाई रेडियंस 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये एक साइकिल है। ठीक है, हम लोग एक साइकिल की स्टडी करते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज, इसके बाद सब कुछ सेम रिपीट होता है। इसके बाद जितनी भी आगे साइकिल्स आएंगी एज इट इज ऐसी ही आएंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल आएंगी। तो जो नेचर इस साइकिल का होगा वही नेचर आगे की सभी साइकिल्स का होगा। तो इसलिए हम इस एक साइकिल को पढ़ेंगे। इस एक साइकिल में क्या क्या चीजें हैं? एक एक्सिस ये है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, दूसरा एक्सिस है ईएमएफ का, जिसे स्मॉल ई से दिखाया है। व्हाट इज स्मॉल ई? अच्छा, इसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर देनी हो, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस। अब मैं कंपेयर करता हूं, व्हाट इज ई? ई क्या है? ई है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट एनी टाइम इंस्टेंट टी। टी की किसी भी वैल्यू के लिए देयर आर सेवरल मैग्नीट्यूड वैल्यूज। टी की वैल्यू 0 से लेकर के जो भी वैल्यू मैं यहां तक रखूंगा जिससे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बनेगा, है ना। टी की वैल्यू 0 से 1 तक मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 से और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कुछ रखने तक टी की जितनी भी वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल को, इस पॉइंट को लेता हूं, इसके बीच में 1000 पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लूं, उन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड सभी के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो एनी टाइम इंस्टेंट टी, एनी मैग्नीट्यूड जो आता है उन सबको जनरली, उन सबको कंक्लूसिव तौर पे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट एनी टाइम इंस्टेंट, और उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ठीक है। इसके बाद कैपिटल ईएम आता है। व्हाट इज कैपिटल ईएम? ईएमएफ में से जितना मैंने बताया कि बहुत सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पॉसिबल हैं, जितने टाइम इंस्टेंट्स अवेलेबल होंगे उसके उतने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल होगा। ईएम क्या है? ईएम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पॉसिबल है। ई की जितनी वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर के प्लस ईएम, फिर 0, फिर माइनस ईएम, फिर 0, और ऐसे रिपीट होंगी आगे। उन सभी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू गया पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या फिर उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इन नामों से आपसे पूछा जा सकता है। या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो कि वो होता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है,
मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो पॉसिबल है वो ईएम हो जाएगा, पॉजिटिव ईएम या फिर माइनस ईएम, मैग्नीट्यूड बराबर ही रहेगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। साइन फंक्शन वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट्स हमारे ऐसे घूमते हुए मिले थे उनका कलेक्शन किस फॉर्मेट में है, फॉर्मेट है साइन। ठीक, ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो टॉपिक है अगर आप सेमेस्टर की स्टडी कर रहे हैं 100% पूछा जाएगा, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी पूछा जा सकता है, स्पेशली जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो मैथमेटिकली इक्वल है 2 पाई एफ के। पाई हम सभी को पता है 22/7 या 3.142 इसकी वैल्यू है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज एफ? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई से मतलब क्या है? जिस एसी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा ईएमएफ जनरेट होकर जनरेटर से मिला है, जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, जो पावर जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग बोलेंगे तो ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। दिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज कंसिडर्ड इन इंडिया। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करते हैं एज स्टैंडर्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो एफ की वैल्यू 50 फिक्स है, तो ओमेगा की वैल्यू हमेशा 100 पाई फिक्स होगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू फिक्स होने वाली है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ हो गया हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है और ऑब्वियसली ये हर्ट्ज में नहीं होगा, इसकी यूनिट आप बताओ मुझे क्या होगी। आगे चलते हैं। ओमेगा हो गया हमारा व्हाट इज टी, टाइम इंस्टेंट टी। ठीक है, एक इस टी से रिलेटेड और एक एफ से रिलेटेड मेरे पास कुछ पॉइंट है, इसको मैंने यहां लिखाया है। एक पूरी साइकिल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को आप लोग कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आपसे डेफिनेशन पूछना है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आती हैं, ऐसी वाली। ये एक साइकिल है, ऐसी कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आ सकती है एक सेकंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फिर जैसे हम बोलते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब हम कितना फ्लुएंट बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, परफेक्ट वर्ड्स वी आर यूजिंग आवर माउथ, उसको हम बोलते हैं फ्लुएंसी, लैंग्वेज की फ्लुएंसी। ठीक है, तो वैसे फ्लुएंसी वैसे ही फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी एक बार में परफेक्टली आ सकती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से एक और टर्म निकलती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल टी। दिस कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय, या ये पूरा स्पेन विच इज कंसिडर्ड फॉर सिंगल साइकिल। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय वन साइकिल टू कंप्लीट। एक साइकिल जीरो से शुरू होने के बाद वापस जीरो पे जब खत्म होती है, ये जो जीरो है यहाँ पर खत्म नहीं हुई, यहाँ पॉजिटिव हाफ आया फिर नेगेटिव हाफ आया, यहाँ पे साइकिल खत्म हुई है। तो साइकिल के शुरू होने से लेकर के साइकिल के खत्म होने तक का जितना टाइम लिया गया, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम्स कैसे निकाला जा सकता है? साइकिल और सेकंड में रिलेशन फ्रीक्वेंसी का है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं 1/f, अगर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है तो 1/f क्या होगा? सेकंड्स पर साइकिल। एक साइकिल के लिए कितने सेकंड लगे, दैट इज टाइम पीरियड t विच इज इक्वल टू 1/f। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या थी? हर्ट्ज। क्लियर है? ओके, बात आती है फाई की। ये फाई क्या है ना? आप लोगों ने लैगिंग लीडिंग पढ़ा होगा, जो लोग 12th पढ़ के आए हैं उनको लैगिंग लीडिंग के बारे में तो इतना पता है कि अगर करंट वोल्टेज को लीड करे तो लीडिंग, और करंट वोल्टेज को लैग करे तो लैगिंग एंगल मिलता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये जनरल लैगिंग और लीडिंग है, इसमें करंट की वेवफॉर्म अभी तक नहीं आई है। अगर ये वेवफॉर्म जीरो से शुरू होने की बजाय एक पर्टिकुलर एंगल फाई, यहां ध्यान से देखना, ये कुछ वैल्यू है फाई, जीरो के बाद ये 0.5 है, π/2 से पहले ये 5 रेडियंस है। अगर ये वेवफॉर्म जीरो की बजाय यहां से शुरू होती, ऐसे जाकर के 90 यहां पहुंचती, फिर ऐसे ही यहां 5 के बाद यहां आती और ऐसे जाकर के इधर पहुंचती, ऐसा अगर ये वेवफॉर्म शुरू हुआ होता तो इस 5 की वैल्यू क्या होती? 5 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता? जीरो के बाद बनाया है तो पॉजिटिव एंगल है, ये 5 पॉजिटिव होता इस केस में जो मैंने अभी बनाया है, और पॉजिटिव 5 होता तो क्या ये जो नई वेवफॉर्म थी पुरानी वेवफॉर्म को लैग कर रही होती या लीड कर रही होती? वो आप लोग मुझे देख करके बताओ। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को। जिसका इंस्टेंट देखा मैंने, इस टाइम इंस्टेंट पर जब इसका एंगल 5 था इस वाली जगह पे, तो इस नई वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड कितना था? 0। यहां से शुरू हुई है ये, और इसी टाइम इंस्टेंट पे पुरानी वाली वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड
वॉज ग्रेटर देन 0, अप्रोक्सीमेटली 0.707, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड पुरानी वाली का ज्यादा है, नई वाली का कम है, तो नई वाली पीछे है, पुरानी वाली आगे है। नई वाली वेवफॉर्म इज लैगिंग, दिस +5 रिप्रेजेंट्स लैगिंग। -5 होता, ये यहां की बजाय ये वेवफॉर्म इधर से शुरू हो रही होती, तो ये पुरानी वेवफॉर्म के कंपैरिजन में, जब ये पुरानी वेवफॉर्म 0 थी तब नई वेवफॉर्म की वैल्यू 0 से ज्यादा होती, तो नई वेवफॉर्म लीड कर रही होती। ये तो हुआ फाई का प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट। अगर लैगिंग है तो +5 लिख देंगे, लीडिंग है तो -5 लिख देंगे। लैगिंग लीडिंग बताया नहीं है, वेवफॉर्म में दिया नहीं है, अगर वैसे न्यूमेरिकल में बता के दिया हुआ है तो प्लस माइनस आप लगा सकते हो। लैगिंग के लिए पॉजिटिव याद रखेंगे और लीडिंग के लिए नेगेटिव याद रखेंगे। ये इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस वेवफॉर्म में जो मैंने बनाई थी बाय डिफॉल्ट ना तो कोई +5 था ना ही कोई -5 था। इस रीजन से अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं दोबारा फॉर्म करके, फाई की वैल्यू 0, E = EM sin ωt, इतना ही लिखा जाता। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आए तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसको याद रखें, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें किया हुआ था V = 100 sin 314t, और आपसे नीचे पूछा हुआ था एम्पलीट्यूड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ और फेज एंगल बताओ। तो फेज एंगल बताने के लिए या फिर पावर फैक्टर cos फाई बताने के लिए फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन यहां पर 314t अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो ओमेगा से 314 कंपेयर होता है, t से t कंपेयर हो गया, इसके आगे प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, 0 है। तो दिस फाई = 0 इफ वी आर कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए। ये फाई क्या है, लैगिंग या लीडिंग एंगल है, प्लस के लिए लैगिंग एंगल है, माइनस के लिए लीडिंग एंगल है। और ये लैगिंग लीडिंग वेवफॉर्म्स के कंपैरिजन में है। वी आर नॉट कंपेयरिंग वेवफॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज, हम सिर्फ वोल्टेज की ही वेवफॉर्म को उसके ओरिजिनल या फिर अगर दिया हुआ है तो उसकी न्यू वेवफॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। फिर आता है फाई। व्हाट इज फाई? फेज एंगल। फाई हमारा क्या है? फेज एंगल है। अगर प्लस आता है तो लैगिंग फेज एंगल है और नेगेटिव आता है तो लीडिंग फेज एंगल है इस केस में। ठीक है, जब हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सिंगल साइकिल को पढ़ रहे हैं तब। दूसरा एक आता है पावर फैक्टर cos फाई। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पावर फैक्टर, तो आप डिफाइन कर सकते हो, पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ फेज एंगल। अब आप पूछोगे फेज एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्टिव पावर एंड टोटल पावर इन पावर ट्राइंगल। एंगल बिटवीन टोटल पावर एंड एक्टिव पावर, P और S के बीच का एंगल इन पावर ट्राइंगल। जिन लोगों ने पावर ट्राइंगल नहीं देखा वो लास्ट 2 वीडियोस एक बार देख लें। cos फाई, पावर फैक्टर। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो cos फाई पूछ लेंगे, फाई की जो भी वैल्यू होगी उसके कारण से कोसाइन उसका निकालोगे तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। एक और डेफिनेशन पावर फैक्टर की आती है आपकी पावर ट्राइंगल से। cos फाई होता है वहां पर आपका cos फाई = P/S, टोटल गिवन सप्लाइड पावर से कितना पावर कंज्यूम हो गया उसका मीजर है पावर फैक्टर, जो पावर ट्राइंगल से निकल के आता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। इस cos फाई के अलावा 2 और चीजें हैं इस पावर फैक्टर के अलावा। एक है आपका पीक फैक्टर, और इसके बाद एक और है वो है फॉर्म फैक्टर। क्वेश्चन में आपके साथ में जितने चीजें पूछी जाती हैं वो इससे ज्यादा नहीं है। आपसे EM की वैल्यू पूछ लेगा, ओमेगा पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी दे करके आपसे टाइम पूछ लेगा, फाई की वैल्यू आपको जो भी गिवन होगी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके आपको cos फाई पूछ लेगा, पीक फैक्टर पूछ लेगा। पीक फैक्टर में क्या होता है? पीक वैल्यू यानी कि EM अपॉन RMS वैल्यू। अभी आप पूछेंगे RMS क्या है, बताऊंगा। और फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे तो इस मैथ में इतना बता रहा हूं, इन दोनों की वैल्यू फिक्स निकलेगी। लेगी इससे अगली वीडियो में पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर यानी कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, RMS वैल्यू हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, एवरेज से काम क्यों नहीं चला लेते हैं। ठीक है, उसी वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि क्यों कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल टू वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज।